कहानी की शुरुआत में हम योशी नाम के एक रीसेलर को देखते हैं जो कि तोनोयामा नाम के एक दूसरे रीसेलर के पास में आकर उससे कुछ थेरेपी मशीन्स को खरीदना चाहता था। अब रीसेलर वो लोग होते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट को एक सस्ते दाम में खरीद कर आगे कंज्यूमर को ज्यादा दाम में बेच देते हैं। खैर अब योशी जो होता है वो हर एक पीस के लिए उसे 3000 येन देने के लिए तैयार था। अब शुरुआत में तो तोनोयामा इसके लिए मना कर रहा होता है, लेकिन योशी के बार्गेनिंग स्किल्स काफी बढ़िया थे और इसी के चलते वो उसको 1 येन भी फालतू नहीं देता और इसलिए वो बस 90,000 येन देकर मशीन्स को उठाकर अपने घर में ले आता है और उनकी फोटोज खींचकर 2 लाख येन पर मशीन के प्राइस पर मशीन को अपनी वेबसाइट पर डाल देता है। देख रहे हो कितना तगड़ा प्रॉफिट, और किस्मत अच्छी होने की वजह से, स्कार्सिटी होने की वजह से, यानी कि ये मशीन्स कहीं पर मिल नहीं रही थी, जिसके चलते थोड़ी देर में उसकी सारी मशीन्स 2 लाख के प्राइस पर बिक जाती हैं, जिससे कि योशी को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है और वो चैन की सांस लेता है कि उसके 90,000 येन बच गए, साथ ही साथ उसे बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्रॉफिट हो गया। अब वो वैसे तो एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता था, पर क्योंकि अब उसको पैसे कमाने का एक नया जरिया और चस्का लग गया था, इसलिए उसके मन में लालच और अपनी फैक्ट्री को छोड़ने का ख्याल आता है। उसका मैनेजर ताकीमोतो जो होता है उसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि योशी सच में काफी ज्यादा मेहनती वर्कर था एंड ऑब्वियस ही बात है, जो मेहनती होता है ना वो आगे जरूर जाता है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता। अब मैनेजर ने उसका प्रमोशन करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन योशी उसकी बात को नहीं सुनता और जॉब को छोड़ देता है। ऑब्वियस ही बात है, इतना तगड़ा प्रॉफिट उसने कमाया था तो ये छोटी मोटी जॉब वो क्यों करता। अब आज जब वो अपने घर पर जाता है तो वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड अकीको आई हुई थी। उसको सोता हुआ देखकर योशी कंप्यूटर पर जाकर बैठता है और कुछ लिमिटेड चीजों को कम रेट पर खरीदने के लिए देखने लगता है, पर इतने में ही वहाँ पर अकीको आ गई थी जो कि जल्दी ही अपना घर खाली करने वाली थी और उसको पता नहीं था कि वो कहाँ पर रहेगी, और इसलिए योशी उसको अपने ही घर में रहने का ऑफर देता है। लेकिन ये घर काफी छोटा था और अकीको चाहती थी कि वो अपना काम छोड़कर योशी के काम में उसका साथ दे, और उसी बारे में सोचते हुए शाम में योशी अपने स्कूल टाइम के सीनियर मिस्टर मोराओका से बात करने के लिए जाता है। अब मोराओका जो थे वो भी रीसेलिंग का ही काम करते थे, यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि अकीको जो थी वो कहीं ना कहीं पैसों के लालच में तो थी, क्योंकि उसको बड़ी स्पेस चाहिए थी और छोटी जगह पे वो रहना नहीं चाहती थी। खैर अब यहाँ पर मोराओका के बारे में हम जानते हैं कि कुछ समय से उनका प्रॉफिट अच्छा नहीं बन रहा था। अब रात में अपने घर जाते समय अचानक से योशी की स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका रीजन सड़क के बीच में लगी हुई एक पतली सी तार थी। मतलब कि किसी ने जानबूझकर योशी का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करी, जिससे कि योशी थोड़ा सा परेशान हो गया था। खैर अगले दिन वो अकीको को बताता है कि अब वो अपना काम शुरू करने वाला है, उसने फैक्ट्री का काम छोड़ दिया है, जिससे कि उसको काफी मुनाफा होगा और वो बहुत पैसे कमा पाएगा। अकीको इस बात से काफी खुश होती है, यानी कि पैसे का नाम सुनते ही खुश हो गई, और अब वो भी योशी का साथ देने के लिए मान जाती है। अब शाम में जब योशी मोराओका से मिलने के लिए जाता है तो मोराओका उसको एक ऑक्शन के बारे में बता रहा था, जहाँ पर 1 मिलियन येन देकर वो काफी वैल्यूएबल चीजों को खरीद कर उन्हें बाद में अच्छे पैसे में रीसेल कर सकते थे। अब मोराओका चाहता था कि योशी उस अमाउंट को पे कर दे, लेकिन योशी इसके लिए मना कर देता है, जिससे कि मोराओका का मूड थोड़ा सा खराब हो गया था। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो योशी को जैसे तैसे मना ले। अब जब वो दोनों इस बारे में बात करने के लिए एक बस स्टॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर अकीको भी आ गई थी। योशी उसको मोराओका से इंट्रोड्यूस करवाता है और मोराओका अकीको के सामने ही योशी से पूछ लेता है कि क्या आगे चलकर वो इसी लड़की से शादी करेगा, इस पर योशी हाँ में जवाब देता है। खैर अब जब अकीको और योशी बस से कहीं पर जा रहे होते हैं तो हम योशी की बातों से जान पाते हैं कि अब वो अपने टोक्यो के पुराने अपार्टमेंट में नहीं रहेगा। उसने पास के ही पहाड़ों पर लेक के पास एक बहुत ही सुंदर घर लिया है, जिसमें ही जाकर वो रहने वाले थे। जाहिर सी बात है, उसने थेरेपी मशीन्स को बेचकर काफी अच्छा पैसा बनाया था और उसने उससे ही वो घर लिया होगा। तो बेसिकली यहाँ पर योशी ने 59 लाख येन का प्रॉफिट कमाया था, जो कि इंडियन रुपीस में होता है लगभग 35 लाख रुपए, जो कि काफी अच्छा अमाउंट है। और पहाड़ों में उसको घर वैसे भी सस्ता मिल गया होगा, क्योंकि उसने 90,000 येन देकर 30 मशीन खरीदी थी और 2 लाख येन पर मशीन के हिसाब से उसने बेच दिया, जिसके चलते उसे 59,10,000 येन का फायदा हुआ था। और अभी उसने ये सारी बातें अकीको को नहीं बताई थी कि उसके पास में इतने सारे पैसे आ गए थे। अब सोचकर देखो ना, जो इंसान 15-20 हजार के लिए फैक्ट्री में काम कर रहा था उसके पास झटके से 35 लाख रुपए आ जाएंगे, तो वो उस फैक्ट्री के अंदर काम क्यों करेगा। एनीवेज अब यहीं से योशी अपने रीसेलिंग के काम को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला था और अकीको भी उसमें उसका साथ देने वाली थी और इस बात से वो दोनों काफी खुश थे। वेल अब रात में जब योशी अपने घर में होता है कि तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और इतने में ही बाहर ताकीमोतो आ गया था, जो कि वापस से योशी को फैक्ट्री में बुला
चलाना चाहता था क्योंकि उसकी फैक्ट्री उसी के दिमाग की वजह से चल रही थी। और एक और रीजन ये भी था कि योशी के काम छोड़ने के बाद से उनका काफी लॉस हो रहा था। अब योशी इससे काफी पैनिक करने लगता है, पर वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो घर पर है ही नहीं, ताकि मोतो को ये बात समझ तो आ गई थी, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कहीं ना कहीं वो भी समझ गया था कि पक्का योशी ने बड़ा हाथ मारा होगा। खैर अब अगले ही दिन योशी ने अपने घर का फोन नंबर तक भी चेंज कर लिया था। वो अकीको के साथ अपने नए घर में शिफ्ट भी हो जाता है, जहाँ पर उसने काफी सारे गुड्स को बेचने के लिए मंगवा लिया था। इवन उसने सानो नाम के असिस्टेंट को भी हायर करा होता है, जो कि सच में काफी अच्छा था। यानी कि सोचकर देखो, एक समय पर वो एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर की तरह काम कर रहा था, जो कि काफी अच्छा था, और आज वो खुद मालिक बन चुका है और उसने एक सानो नाम के असिस्टेंट को हायर किया है, जो कि खुद भी काफी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि सानो बचपन से ही माउंटेन वाले पास के गांव में ही पला बड़ा था, लेकिन हाई स्कूल के बाद टोक्यो जाने पर भी उसको जॉब नहीं मिली थी। और क्योंकि अभी योशी ने उसको जॉब पर रखा था, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश था और एहसानमंद भी था। खैर अब सानो काफी तेज तर्रार था और वो नोटिस करता है कि योशी ने अपनी वेबसाइट पर अपना रियल नेम नहीं डाला था, बल्कि वहाँ पर राटल लिखा हुआ था, जिसका मतलब पूछने पर योशी उसको इस बारे में कुछ नहीं बताता। इसलिए अभी सानो भी उससे ज्यादा नहीं पूछता। योशी ने अभी कुछ डिजाइनर बैग्स को बेचने के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ था, जो कि उसने 10,000 येन में खरीदे थे, और अब उसने उसका प्राइस बढ़ाकर 1 लाख येन रख दिया था। अब रात में जब उसकी आंख खुलती है तो उस समय तक बस 3 ही बैग बिके थे, जिनको देखकर योशी को थोड़ा सही नहीं लगता। तभी उसको बाहर किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन बाहर देखने पर वहाँ कोई नहीं था। अब इतने में ही ऊपर वाले रूम में किसी ने एक मशीन के खराब पार्ट को फेंक दिया था, जिससे अकीको काफी ज्यादा डर गई थी। योशी के बाहर जाने पर उसको अपने घर के बाहर से एक कार जाते हुए दिखाई देती है, मतलब कि ये सब भी किसी ने जानबूझकर करा था। यानी कि शुरुआत में बेची गई मशीन्स के साथ ही कुछ न कुछ दिक्कत हुई। अब अकीको इससे बहुत डर गई थी और अब वो वहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन योशी उसको जैसे तरह समझाता है और अगले सुबह ही पुलिस के पास चला जाता है। लेकिन पुलिस वालों को जैसे ही ये बात पता चलती है कि योशी एक रीसेलर है, तो वो उससे उसके सामान का एक सैंपल पुलिस स्टेशन में लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि आखिरी दिन उनको एक टिप मिली थी कि योशी अपनी वेबसाइट पर फेक सामान बेचता है। और ये सुनने के बाद योशी के होश उड़ गए थे कि उसके खिलाफ टिप किसने दी। इसलिए अभी वो पहले तो झूठ बोलता है कि उसके सारे गुड्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, और अभी वो जल्दी से ही वहाँ पर कंप्लेंट फाइल करे बिना ही अपने घर जाकर ज्यादातर गुड्स को पैक करने लगता है। अब वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसने अपने बैग के प्राइस को 1 लाख येन से हटाकर सीधा 1980 येन कर दिया। अकीको भी अभी काफी डर रही थी कि अगर पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया तो क्या होगा, पर योशी अभी इन सब पर ध्यान नहीं देता। वो सानो से एक कार को बोरो करने के लिए कहता है, ताकि वो सारे बैग्स को लेकर टोक्यो में सेल कर सके। अब सानो ने भी एक ही बार में एक बढ़िया सी कार का इंतजाम कर दिया था, और योशी भी तब जल्दी सारा सामान लोड करके रात तक उसको एक जगह सेल कर देता है। पर अभी वो अपनी कार में आकर बैठने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मुराओका आ जाता है। इसको देखकर योशी काफी शॉक्ड हो गया था। मुराओका का काम और ज्यादा मुश्किल हो चुका था और वो बिना किसी और के इन्वेस्टमेंट के आगे वर्क नहीं कर सकता। वो योशी से रफ वे में बात करते हुए उसके घर का एड्रेस और उसका नया फोन नंबर मांग रहा होता है। शायद से वो पहले भी उसके लिए ट्राई कर रहा होगा, लेकिन योशी उसकी ऐसी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं करता, जिससे मुराओका को वहां से चुपचाप जाना पड़ता है। और अपने घर वापस आकर योशी को पता चलता है कि सानो ने उस बंदे मियाकी को ढूंढ लिया है जिसने पिछली रात वो खराब पार्ट उसके घर में फेंका था। अब वो लड़का पहले सानो के ही स्कूल में पढ़ा करता, जिसने योशी को आकर अच्छा बिजनेस करते हुए देख लिया था और इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। सानो ऑलरेडी उसको बुरी तरह से पीट चुका होता है और इसी वजह से अभी योशी उसको और कुछ नहीं बोलता। यानी कि सानो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है और साथ ही साथ खतरनाक भी। इसके चलते मियाकी वहाँ से भाग जाता है। इवन अभी सानो ने योशी को वो कार भी अपने पास रखने के लिए कह दिया था, जो कि उसने सुबह बोरो करी थी। अब अगले दिन भी योशी का न्यू प्रोडक्ट सही प्रॉफिट बनाकर नहीं देता, जिससे उसको गुस्सा आ चुका था। इसलिए जब अकीको से एस्प्रेसो मशीन सही से नहीं चल रही होती तो गुस्से में योशी उसकी वायर निकाल लेता है, जिससे कि अकीको अभी गुस्से में आकर अपने रूम में चली जाती है। लेकिन योशी अभी इस पर ध्यान नहीं देता और वो कुछ सोचता है, जिसके चलते वो सीधा टोक्यो के एक एटीएम में पैसे निकालने के लिए पहुंच जाता है। उसने अपने अकाउंट से लगभग सारे पैसे निकाल लिए थे और जल्दी ही वो पास के एक शॉप पर पहुंच चुका था, जिसके बाहर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ शॉप के अंदर जल्दी ही एक हिरोशी हयाशी की मॉडल एक्शन फिगर की सेल चालू होने वाली थी, जिसके सिर्फ 50 ही पीस मार्केट में आने वाले थे। अब तभी योशी जो होता है वो चालाकी करता है, दिमाग लगाता है। तभी वो ओनर मिस्टर मारुतो के पास जाता है और उन्हें सभी फिगर्स के डबल अमाउंट ऑफर करता है और उन सारी एक्शन फिगर्स को खरीद लेता है, जिसको जानने के बाद दुकान के मेन गेट पर हल्ला होना शुरू हो गया था। लेकिन पीछे वाले गेट से योशी सारे फिगर्स को लोड करके घर की तरफ निकल जाता है। वहीं घर में अकीको सानो को अकेले
देखकर उससे थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सानो सच में योशी के लिए काफी लॉयल था। इसलिए अकीको गुस्से में अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसने अपना सामान पैक करके उस घर से जाने का प्लान कर लिया था। यानी कि आप नोटिस करो कि यहाँ अकीको खाली पैसे और यहाँ फिजिकल होने की फिराक में थी। उसको वाकई में यहाँ पर उससे प्यार नहीं था। खैर इसके बाद वो योशी के लिए सानो के पास एक मैसेज भी छोड़ती है कि उसे वहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन अब वो इस तरह से और नहीं जी सकती। खैर अकीको के वहाँ से जाने के बाद सानो घर के बाहर वही कार नोटिस करता है जो कि उस दिन रात में भी योशी ने देखी थी। सानो अब जितना दला उस कार के पास जा रहा था, कार का ड्राइवर कार को उतना ही दूर लेकर जा रहा होता है, यानी कि वो उन पर नजर रख रहे थे। अब आगे जब सानो वापस आकर योशी के अकाउंट पर रिव्यूज को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि योशी के काफी प्रोडक्ट सच में फेक थे, जिससे कि लोग उस पर काफी भड़के हुए थे, यानी कि महंगे रेट पर उसने कबाड़ बेच दिया था। अब ये सभी लोग जो थे वो राटल यानी कि योशी के घर को ढूंढ रहे थे, ताकि राटल के हाथ लगने पर वो उसको खत्म कर दे, और उतने में ही नीचे योशी आ जाता है। जिसके साथ ही सानो ने एक्शन फिगर्स को उतरवाना चालू कर दिया था। साथ ही साथ उसने अकीको के मैसेज और उसके जाने के बारे में योशी को सब बता दिया। अब योशी शुरुआत में इस पर थोड़ा सोचता है, लेकिन उसे पता था कि अकीको के पास अभी के वक्त पर कोई घर नहीं है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन में वो वापस आ जाएगी। सानो तब योशी को अपनी भी कुछ सेविंग देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि योशी के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन योशी उल्टा उसको उसकी ही सैलरी देता है और उसे काम से निकालने लगता है, क्योंकि उसे ये चीज पसंद नहीं आई थी कि सानो ने बिना पूछे उसका कंप्यूटर छेड़ कैसे दिया। अब जाते जाते सानो योशी को सावधान रहने के लिए आगाह भी करता है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि जब भी उसको जरूरत हो तो सानो को बुला सकता है। अब तभी हम मोरा ओका को देखते हैं, जो कि मियाके के पास जाकर उसको मारने लगता है, क्योंकि मियाके के ही कहने पर मोरा ओका ने योशी की वेबसाइट से वो सारे के सारे नकली बैग खरीद लिए थे, जो कि बाद में ऑब्वियसली फेक ही निकले। उसके जाने के बाद में जब मियाके योशी की वेबसाइट को चेक करता है तो उसको वहाँ पर भड़के हुए लोगों के रिव्यूज मिलते हैं। काफी लोग राटल के ऊपर इतना ज्यादा भड़के हुए थे कि उन्होंने एक कैंपेन चालू कर दिया था ताकि वो राटल को ढूंढ कर उसको खत्म कर सके, यानी कि योशी को। इनफैक्ट अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता था कि वो योशी ही है। इवन उस वेबसाइट के ऊपर योशी की कुछ इमेजेस भी थी और उसको लोग किसी भी हाल में ढूंढना चाहते थे, और तब उस समय मियाके भी उस कैंपेन का हिस्सा बन जाता है। अब मियाके जो होता है वो याबे नाम के एक व्यक्ति से जाकर एक गेमिंग सेंटर के अंदर मिलता है। असल में जो गाड़ी शुरुआत में योशी के माउंटेन वाले घर के आसपास घूमती रहती थी वो असल में उन्हीं लोगों की थी, और क्योंकि अभी मियाके ने याबी को राटल यानी कि योशी के घर का एड्रेस बता दिया था, इसलिए याबे उसके घर की तरफ जाने लगता है। अब योशी इन सब से अनजान एक्शन फिगर्स को अपने वेबसाइट पर डाल चुका था बेचने के लिए, और वो सेल होना भी चालू हो चुकी थी कि तभी अचानक से अपने घर के बाहर वो मियाके को देखता है, जिसने एक मास्क लगाया हुआ था, जिसको देखकर योशी काफी डर जाता है। अब वो पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है कि इतने में ही मिस्टर ताकीमोतो उसके घर पर आकर उसको गन पॉइंट पर ले लेते हैं, जो कि उसी कैंपेन का हिस्सा बन चुके थे। अब उन्हें योशी के काम को छोड़ने के बाद से काफी ज्यादा फैक्ट्री के अंदर नुकसान हुआ था, और इसलिए उसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने योशी की फोटो देखकर उस कैंपेन को ज्वाइन कर लिया। इवन ताकीमोतो उस रात की वजह से भी गुस्से में था, जब उसके घर पर आने पर योशी ने ऐसा दिखाया था कि वो घर पर है ही नहीं, और योशी उसको काफी समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन ताकीमोतो उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहता था। योशी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक मियाके भी उसके घर पे आ चुका था। ताकीमोतो योशी को शूट करने ही वाला होता है कि तभी उसको किचन से कुछ आवाज आती है, जो कि असल में एस्प्रेसो मशीन कर रही थी, जिसको देखकर ताकीमोतो मशीन को ही शूट कर देता है। उसे लगा वहाँ पर कोई इंसान होगा, पर तब तक योशी को एक मौका मिलने की वजह से वो भागकर घर के बाहर चला गया था। इसलिए गुस्से में आकर मियाके योशी के घर में तोड़फोड़ करना चालू करता है, और वहीं योशी भागकर रोड के पास पहुंचकर एक कार वाले को रोककर उससे हेल्प मांगता है, लेकिन उस कार के अंदर भी कैंपेन के ही लोग थे, जिन्होंने योशी को खत्म करने का फैसला करा हुआ था, जो कि योशी को देखकर कार की स्पीड और बढ़ा लेते हैं, और इसलिए योशी तब भागकर पहाड़ वाले एरिया में चला गया था। लेकिन होता यह है कि रोड वाले रास्ते से कार से ये लोग भी वहां पर आने लगते हैं। ताकीमोतो ने भी बाहर आकर उसको काफी बार शूट करने की कोशिश करी थी, लेकिन जैसे तैसे भागते हुए योशी एक शहर में आकर छुप गया। पर जल्दी ही बाहर कैंपेन के सारे लोग आ गए थे, जो कि कुल्हाड़ी से शहर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इतने में ही वहाँ पर तभी एक हंटर आ जाता है, जिसको ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी किसी जानवर का शिकार करने आए हैं। इस पर ताकीमोतो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए एक बियर का नाम ले लेता है, पर जब वो हंटर अपने साथियों को कॉल करके इस बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी ताकीमोतो उसको शूट करके खत्म कर देता है। अब इसी बीच
बीच योशी को पीछे से भागने का मौका मिल गया था और वो अभी भागकर अपने घर की तरफ ही जाने लगता है, जहाँ बाहर उसको अकीको भी मिलती है जो कि उसको ही ढूंढते हुए वहाँ पर आई थी। उससे गले मिलने के बाद में योशी अंदर जाकर सबसे पहले तो अपने सारे सामानों को देखता है जो कि एकदम सही सलामत थे। मतलब कि योशी रीसेलिंग के काम से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था कि ऐसे हालात में भी उसको अपने से ज्यादा अपने सामान की प्रॉफिट की चिंता थी। खैर अभी वो अपने कंप्यूटर से अपनी हार्ड ड्राइव को निकाल लेता है और अपना फोन लेकर सोचने लगता है कि आगे उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पुलिस को बुलाता तो गलत सामान बेचने की वजह से उल्टा उसको ही जेल हो सकती थी। अब वो कैसे भी वहाँ से निकलकर एक नई जगह पर वो काम चालू करने वाला था, इसलिए अकीको अभी उसको क्रेडिट कार्ड्स को इस्तेमाल करने के लिए कहती है और योशी भी अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स को निकाल कर उन्हें अपनी जेब में डाल लेता है। लेकिन अभी वो अपने घर के बाहर जाकर अपने सूटकेस को लेकर आ ही रहा था कि तभी वहाँ पर मोराओका भी गन लेकर आ गया था, जो कि खुद भी इस कैंपेन का हिस्सा बन गया था और वो भी योशी के बर्ताव की वजह से उसको खत्म करना चाहता था। और कहीं ना कहीं वो इस बात से भी काफी ज्यादा जेलस था कि योशी का काम इतना अच्छा चल रहा है जबकि सेम काम में वो फेल हो रहा था। खैर इतने में ही कैंपेन के बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें इस बार मिस्टर तोनोयामा भी शामिल था, जिससे योशी ने वो थेरेपी मशीन्स खरीदी थी क्योंकि उसने उसको भी चुना लगाया। अब वो लोग योशी को एक गैस सुंघाकर बेहोश करते हैं और उसको कहीं लेकर जाने लगते हैं। अकीको बस दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वही अब हम सानो यानी कि उसके पहले वाले असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि बस योशी को लगातार आ रहे थ्रेट्स की वजह से उसके ऊपर नजर रखना चाहता था और इसलिए वो अपने जान पहचान के आदमी से एक पार्सल और एक टैब मंगवाता है जिससे कि वो योशी की लोकेशन को ट्रैक कर सकता था। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि सानो जिस आदमी से मिलने के लिए गया था वो अपनी बातों और बर्ताव से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लग रहा था। इवन वो सानो की हर बात को अच्छे से सुन रहा होता है। खैर अब कैंपेन के लोग हंटर की बॉडी को एक लेक में फेंक देते हैं ताकि सबूत न मिले और योशी को अपने साथ एक वेयर हाउस में लेकर वो बांध देते हैं। वो लोग उसको पूरी तरह से टॉर्चर कर कर खत्म करना चाहते थे और उसी वेयर हाउस में अकीको भी आ चुकी थी ताकि वो सबका ध्यान भटका कर योशी को आजाद करवा सके। अब योशी जो होता है उसने अकीको को देख लिया था, लेकिन इस बारे में वो किसी को भनक लगने नहीं देता क्योंकि ऑलरेडी सबके पास हथियार थे और ऐसे में अकीको की जान को खतरा हो सकता था और बाकी सभी यही समझते कि वो भी उसके साथ ही मिली हुई थी। वैसे ये बात बिल्कुल सच भी थी। एनीवेज अब वहीं पर हम सानो को देखते हैं जो कि योशी के घर में जाकर सब कुछ बिखरा हुआ पाता है। तो सबसे पहले तो वो योशी की हार्ड ड्राइव को संभालता है, बाद में वो उस पार्सल को भी खोलने लगता है जो कि वो उस खतरनाक व्यक्ति से लेकर आया था और उस पार्सल के अंदर असल में 2 पिस्टल्स थी। और अब कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि सानो का याकुजा गैंग के साथ कुछ ना कुछ लेना देना था, यानी कि वो खतरनाक वाला गैंग। अब वो जल्दी से योशी की लोकेशन को ट्रैक करते हुए अकेले ही उस वेयर हाउस की तरफ जाने लगता है और वहाँ पहुंचकर याबे को गेट पर ही मर्सीलेसली शूट करके खत्म कर देता है। यानी कि सानो बिल्कुल भी आम व्यक्ति नहीं था और शायद से वो प्रॉफिट देखकर यहाँ पर आया था योशी के पास में। अब बाकी सब भी गन फायर की आवाज को सुनकर काफी डर जाते हैं। उनको लग रहा था कि वहाँ पर पुलिस वाले आ चुके हैं और कोई भी अकेले फंसना नहीं चाहता था, इसलिए वो पैनिक करते हुए मियाके का भी मास्क हटा देते हैं और बाद में सब जाकर सानो को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और योशी के पास में अभी इनोवे नाम का एक व्यक्ति था जो कि योशी को चढ़ाते हुए उसके मुंह पर लगे हुए टेप को हटा लेता है। इनोवे की हालत देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो एक साइकोपैथ है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको घर से निकाल दिया था और उसकी गर्लफ्रेंड ने खुद को खत्म भी कर लिया था और बस इन सब की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसने इस कैंपेन को ज्वाइन कर लिया, यानी कि राटल यानी कि योशी को खत्म करने के लिए। तभी इनोवे को ऐसा लगता है कि जैसे पास में कोई खड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ गोली चलाने पर कोई नहीं था। पर तभी सानो अंधेरे से ही उसको शूट करके खत्म कर देता है और अब वो योशी को भी आजाद करवाकर उसको भी एक गन देता है। अब इस बारे में ज्यादा बताया तो नहीं गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले के टाइम पर सानो पक्का इस गैंग के अंदर ही शामिल होगा, पर बाद में शायद उसने हर गलत काम बंद कर दिया, पर उसके बाद से किसी ने भी उसको काम नहीं दिया होगा। लेकिन योशी ने बिना उसके बारे में जाने पूरा उसका बैकग्राउंड चेक किए उसको अपना असिस्टेंट बना लिया, जो कि उसको काफी पसंद आया और अल्टीमेटली सानो को इससे अपने पास्ट से भागने का एक मौका मिल गया था। और कहीं ना कहीं यही रीजन था कि हर बार योशी की मदद करने के लिए सानो रेडी था, चाहे उसमें उसकी खुद की जान क्यों न चली जाए। और उसको योशी की वाकई में चिंता थी, या फिर ये कहे कि ज्यादा पैसे कमाने की। खैर अब शुरुआत में योशी गन को लेने से डर रहा होता है क्योंकि वो किसी को खत्म नहीं कर सकता था, पर सानो उसकी सेफ्टी के लिए गन उसको दे देता है। वही मियाके को ताकीमोतो के बारे में एक न्यूज से पता चलता है कि ताकीमोतो ने गुस्से में अपनी बीवी और अपने बच्चों को खत्म किया था और वो पुलिस की वांटेड लिस्ट में भी है। मतलब कि ताकीमोतो भी एक साइकोपैथ बन गया था और वो सब चीजों का रीजन योशी को समझ रहा होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब तोनोयामा जब ये बात जानता है तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो भी योशी से बदला ही लेना चाहता था क्योंकि योशी ने उससे थेरेपी मशीन कम दाम में ले ली और उससे कई ज्यादा गुना प्रॉफिट बनाया, यानी कि करीबन 60 लाख जापानीज येन। अब तोनोयामा के पास एक राइफल होती है,
इसलिए जब उसकी लड़ाई सानो और योशी से होती है तो सानो और योशी को काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन जैसे तैसे मौका देखकर सानो जो होता है वो तोनोयामा को शूट करके घायल कर देता है और मियाकी का पीछा करने लगता है। उस समय तोनोयामा पीछे से सानो को शूट करने ही वाला था, पर तब तक योशी ने थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा ली थी और उसने तोनोयामा को शूट करके खत्म कर दिया। सानो तब योशी का शुक्रिया अदा करता है और तोनोयामा की राइफल लेकर बाकी सबको ढूंढने लगता है। मियाकी भागता हुआ ताकीमोतो के पास चला गया था क्योंकि उसको पता था कि सानो सच में काफी डेंजरस इंसान है, इसलिए वो वेयर हाउस से भागकर बाहर जाने लगता है, जिस पर ताकीमोतो को गुस्सा आ गया था और उसने खुद ही मियाकी को शूट करके खत्म कर दिया। अब सानो और जोशी के बाहर आने पर ताकीमोतो उनको भी शूट करने लगता है, लेकिन जैसे तैसे कवर लेकर सानो जो होता है वो ताकीमोतो को शूट कर देता है। पर ताकीमोतो अभी खत्म नहीं हुआ था, वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर योशी उसको रोकने की कोशिश करता है, जिस दौरान ताकीमोतो उसको हैंडगन से शूट करने ही वाला था कि उससे पहले ही योशी ने अब उसको शूट करके खत्म कर दिया। अब मुराओका तो ये सब देखकर इतना डर गया था कि वो कार लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सानो ने उसकी कार का ही एक्सीडेंट करवा दिया था, जिससे डरकर मुराओका वापस से वेयर हाउस में आ गया था। उसने धोखे से सानो को ही पीछे से गन पॉइंट पर ले लिया और अभी वो योशी को भी खत्म करने वाला था, पर वक्त रहते खुद सानो उसकी गन को छीन लेता है और योशी मुराओका को भी शूट करके खत्म कर देता है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी बच जाता तो उनकी जान को फिर से खतरा होता। सानो सच में योशी की हेल्प के लिए काफी ज्यादा खुश था। वो योशी को उसकी हार्ड ड्राइव वापस करने के बाद आज की सेल देखने के लिए कहता है, और किस्मत से होता यह है कि योशी के सारे एक्शन फिगर्स बिक चुके थे जो कि बिल्कुल रियल भी थे और यहाँ पर कोई स्कैम भी नहीं था और उसने बहुत तगड़ा मुनाफा भी बनाया। सानो ने अपने जान पहचान के एक बंदे को क्लीनअप का काम करने के लिए भी फोन कर दिया था, यानी कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत भी नहीं मिलता पुलिस को, ताकि आगे चलकर योशी को और उसको कोई इशू ना है। अब तभी वहाँ पर हम अकीको को देखते हैं जिसके हाथ में एक गन थी। वो योशी को अपने पास बुलाकर उसको गले लगाती है और उससे क्रेडिट कार्ड मांगती है। अब सानो जो होता है वो योशी को ऐसा करने से मना कर रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अकीको उससे फ्लर्ट कर रही थी और इस वजह से वो समझ चुका था कि अकीको यहाँ पर बहुत ही बेकार है और वो उसके साथ पैसों की वजह से थी, बेसिकली गोल्ड डिगर थी, और इसलिए शुरुआत से उसने घर और जॉब छोड़ने का बहाना बनाया। साथ ही साथ गुस्से में जाने के बाद भी वो वापस आ गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पैसे की कमी खली होगी। अब योशी को जैसे ही ये बात समझ आती है वैसे ही अकीको उसको शूट करती है, लेकिन किस्मत से उस गन में गोलियां ही नहीं थी, जिसके अगली ही पल सानो ने खुद ही अकीको को शूट करके खत्म कर दिया था। इसको देखकर योशी को काफी ज्यादा रोना आता है, पर थोड़ी देर रोने के बाद में वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर देता है और सानो के साथ कार में वहां से निकलने लगता है। खैर अब कार के अंदर जब वो वहां से निकल रहे होते हैं तो रास्ते में सानो जो होता है वो योशी को वापस से सेम काम करने के लिए कहता है, इस पर योशी अभी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी वो बहुत ही बुरी कंडीशन से निकला था, जहाँ पर उसकी जान जाते जाते बची और ये काम बहुत रिस्की भी था, पर वो उसके लिए पूरी तरह से डिनाई भी नहीं कर सकता, विच मीन्स की हो सकता है कि उसको इस काम को वापस चालू करने के लिए सोचने का थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि जो सानो होता है वो योशी के साथ इसलिए ही था क्योंकि उसको पता था कि योशी का दिमाग बहुत तेज है और उसके साथ रहने पर वो काफी पैसे बना सकता है, और हो भी सकता है कि आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं सानो उसको ही ना खत्म कर दे। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर देखा जाए तो सानो योशी के साथ बहुत सारे रीजंस की वजह से था। पहले तो यही कि उसने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, सेकेंडली उसने उसको काफी अच्छे से भी रखा था, जिसके चलते सानो उसका काफी शुक्रगुजार भी था, और योशी कहीं ना कहीं ये सब काम करते करते अल्टीमेटली किलर बन चुका था। तो अब वो वापस तो मुड़ नहीं सकता, वापस नहीं जा सकता, इसलिए उसको भागते रहना पड़ेगा, शहर चेंज करते रहना पड़ेगा, साथ ही साथ ये काम भी करना होगा, अदरवाइज वो पैसे कैसे बनाता। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी क्लाउड फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मूवी देखकर ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ जाती है कि योशी को इस बारे में अच्छी नॉलेज थी, यानी कि रीसेलिंग के बारे में, कि रियल में सप्लाई और डिमांड का क्या मतलब होता है, और इसी वजह से वो हमेशा ऐसी ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करता था जिसका क्रेज लोगों में बहुत ज्यादा हो लेकिन उसकी सप्लाई काफी कम हो, या फिर ये कहें कि वो स्कार्सिटी क्रिएट करा करता था, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट का बज़ क्रिएट हो जाता और इसी वजह से वो बेकार से बेकार प्रोडक्ट्स को भी बहुत अच्छे से बेच पाता था। और शुरुआत में हमने देख ही लिया था कि उसने 59 लाख येन्स का प्रॉफिट बनाया था। अब योशी की इस कैपेबिलिटी के बारे में सानो को पहले ही समझ आ गया था और इसलिए वो उसकी हर सिचुएशन में साथ देने के लिए था। और जैसा हमने देखा कि उसका काफी बड़ी बड़ी गैंग से लिंक भी था, तो ओवरऑल वो खुद योशी की नॉलेज से बड़े से बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहता था। और यही सेम हाल योशी के दोस्त मुराओका का भी था, जिसको भी योशी से एडवाइस लेते समय अपने बिजनेस में काफी प्रॉफिट हो रहा था। पर योशी ने जब खुद का काम चालू करने का फैसला किया तो यहाँ पर वो उसके ही खिलाफ हो गया
गया था। इनफैक्ट योशी जिस कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ के मैनेजर और सीनियर जो थे वो भी उसके खिलाफ इसलिए हो गए थे क्योंकि उनकी कंपनी को मुनाफा सिर्फ योशी की वजह से हो रहा था। और जब उसने वो काम छोड़ दिया तो उनको शक हो चुका था कि वो ऑलरेडी काफी अच्छे पैसे बना रहा होगा, अदरवाइज कोई व्यक्ति ऐसे काम नहीं छोड़ता, और इसलिए वो उसको खत्म करना चाहते थे। अब कई सारे लोग ऐसे थे जिनके साथ में फ्रॉड हुआ था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है योशी ने नकली चीजें बेची थी, जिसके चलते सभी योशी से गुस्सा थे और वो उसको खत्म करना चाहते थे। इनफैक्ट कहीं ना कहीं पुलिस भी उसके खिलाफ ही थी। और अंत में तो आप देख ही चुके हो कि जो आगे होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि अब योशी वापस नहीं जा सकता, या फिर ये कहे कि सानो उसे वापस जाने नहीं देगा। बाकी ये जो मूवी है वो रियल लाइफ को भी दर्शाती है। काफी सारी कंपनीज, काफी सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो कि इस तरह के काफी सारे स्कैम करते हैं। आप चाहे सपोज करो कि आप किसी वेबसाइट से कोई रिफर्बिश्ड फोन खरीदते हो। अब सपोज करो आपने उसे 20,000 में खरीदा है, और अगर आप उसको खाली 2 दिन या फिर 1 दिन के बाद ही बेचना चाहते हो तो आपको कम से कम 3 से 4,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और वो कंपनी वाले उस फोन को अच्छे से चकाचक करके फिर से सेम प्राइस पर वहां पर लिस्ट कर देंगे, और अगला बकरा तैयार रहेगा उसे खरीदने के लिए। तो इस तरह के स्कैम्स रीसेलिंग में या फिर रिफर्बिश्ड में या फिर बहुत सारी चीजों में होते रहते हैं। सो ये मूवी जो है वो उन चीजों को भी पॉइंट आउट करती है। साथ ही साथ अकीको यहाँ पर गोल्ड डिगर थी, जो कि योशी के साथ इसलिए थी क्योंकि वो काफी दिमाग वाला था, पैसे वाला था, और जैसे ही यहाँ पर पैसे आने बंद हुए थे उसको लगा कि उसे वापस से योशी के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पर यह भी समझ में आता है कि रियल लाइफ में लड़का हो या लड़की हो, कई सारे लोग ऐसा करते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के साथ खाली पैसे के लिए रहते हैं। तो इसकी जो थीम है ना मूवी की, वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया भी है। साथ ही साथ ऑब्वियस बात है अंडरवर्ल्ड और ये सारी चीजें तो दिखाई गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये फिल्म अच्छे समझ में आ गई होगी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, देखने में काफी थ्रिलिंग भी लगती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जापानीज थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।